बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी। तो गाइज़, आज हमने पढ़नी है ये रास्ते और मंजिलें, रिटन बाय हीरा बतूल की सेकंड एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं करना किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, टाइम क्या हुआ है, आज मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि थोड़े से मेहमान आए हुए हैं। तो आज हो सकता है एपिसोड भी छोटी आए, लेकिन इंशाल्लाह कल इसको एंड ज़रूर करेंगे। अगर आज के एपिसोड छोटी हुई तो कल वाली एपिसोड लॉन्ग होगी, ठीक है। तो पढ़ते हैं मंजिलें और रास्ते, या रास्ते और मंजिलें और रास्ते हैं शायद, रिटन बाय हीरा बतूल की सेकंड एपिसोड। वो अपनी नई पेंटिंग पर बहुत दिलजमी से काम कर रहा था। इसे यकीन था कि ये पेंटिंग भी बाकी पेंटिंग्स की तरह शाहकार होगी। हेलो शाह, क्या हो रहा है? कहाँ गायब हो सुबह से? कब से तुम्हें ढूंढ रही थी मैं। स्टेली जो कि इसकी क्लास फेलो थी और आजकल इसकी फेवरेट गर्लफ्रेंड के दर्जे पर फाइज थी, ने बहुत बेतकल्फी से इसके शाने पर हाथ रख के पूछा था। यही स्टूडियो में था सुबह से, बस आज ये पेंटिंग मुकम्मल करनी थी, इसी में मसरूफ़ रहा। बताओ कैसी बनी है? बहुत ज़बरदस्त है, पेंटिंग भी और पेंटिंग बनाने वाला भी। स्टेली हंसी। तुम फ्लर्ट करना चाह रही हो मुझसे? शाहवेज़ ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसकी यही बोल्डनेस तो पसंद थी शाहवेज़ को। हाँ, इरादा तो कुछ ऐसा ही है मेरा। इसलिए छोड़ो इस पेंटिंग का पीछा और मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलो, बहुत बोर हो रही हूँ मैं। इसने शाहवेज़ के कंधे पर सर रख कर अदा से कहा। आज नहीं, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, आज कल चलेंगे, अभी मुझे इसे मुकम्मल करना है। इसने सहूलत से इनकार किया। लेकिन मुझे आज ही जाना है, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। तो जाओ तुम, मेरा दिमाग क्यों चाटने आ गई हो? शाहवेज़ के लहजे में नागवारी थी। वो ऐसे ही था, अगर सर पर बिठाने में माहिर था तो पल भर में सर से उतार फेंकने का फ़न बखूबी जानता था। अच्छा, नाराज़ क्यों हो रहे हो? एक तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, पता नहीं तुम्हारी बीवी कैसे बर्दाश्त करेगी तुम्हें। स्टेली से नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए फ़ौरन हल्के फुल्के अंदाज में कहा, जबकि इसने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे तुम और तुम्हारी वो बुद्धू कज़न दोनों बड़े मशहूर हो। तुम अपनी सहानत, गुस्सा और पर्सनैलिटी की वजह से, और वो अपनी तन्हाई और दुनिया से बेजारी की वजह से। इसके क्लास फेलोज़ का तो ख्याल है कि इससे कोई जहनी बीमारी है। अभी भी मैं देख कर आ रही हूँ इसे, अपनी मखसूस जगह पर बैठी आंसू बहा रही थी। वैसे क्या वो वाकई तन्हाई पसंद है या कोई जहनी मसला है इसके साथ, जिसे छुपाने के लिए वो अलग थलग रहती है? इसने तजस्सुस से पूछा, जबकि शाहवेज़ ने जैसे इसका सवाल सुना ही नहीं था। आंसू बहाने वाली बात पर इसका कैनवस पर चलता हाथ साख्त हुआ था और इसने बहुत चौंक कर स्टेली को देखा। चंद लम्हों के लिए वो यूं इसे नासमझी से देखता रहा, जैसे इसकी बात समझने की कोशिश कर रहा। फिर इसके चेहरे पर बेचैनी नमूदार हुई थी। शाहवेज़ साहब, ने अक्ल आ रही है। कहाँ कहाँ देखा तुमने इसे रोते हुए? भरपूर कोशिश के बावजूद भी अपना लहजा सरसरी न रख सका। वही इसकी मखसूस जगह, ऑल सेनेट्स पार्क। और कहाँ? इसने शाहवेज़ के गैर मामूली रवैये पर गौर नहीं किया। काफ़ी देर वो वहाँ मुस्तरब सा बैठा रहा। इसने बहुत कोशिश की इसकी सोचों को जहन से झटक कर अपनी त्वचा पेंटिंग पर दोबारा मबसूल करने की, मगर हर बार नाकाम रहा। बिलाखिर जब वो खुद से लड़ते लड़ते थक गया तो अपनी चीज़ें समेटने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो पेंटिंग अधूरी छोड़कर? वो जो अपने किसी प्रोजेक्ट की तरफ मुतवज्जह थी, शाहवेज़ को सामान समेटते देखकर इसने हैरत से पूछा। एक ज़रूरी काम आ गया, बस। इसे टालता वो तेजी से बाहर निकल गया, जबकि वो इसके उजलत भरे अंदाज को देखकर हैरान हुई थी। ऑल सेनेट्स पार्क में अपनी मखसूस जगह पर बैठी वो पिछले 2 घंटे से बेआवाज़ रो रही थी, ऐसे जैसे कोई अपनी कुल मता को खोकर शिकस्त खोरदा सा बैठा। इसकी आंखें बेतहाशा सूजी हुई थी। वो जब वहाँ पहुंचा तो इसे एक बेंच पर बैठी रोती भी नजर आई। वो पहले भी बहुत बार इसे यहाँ तन्हा बैठे अपनी पढ़ाई में गुम देख चुका था। वो तेरी से इसके करीब आया। नबीहा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? परेशानी इसके लहजे से साफ यहाँ थी। वो अब इसके बराबर बैठ गया था और इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रहा था, जबकि इसे अपने सामने देखकर पहले वो चौंकी, फिर हैरान हुई थी। कुछ नहीं, सब ठीक है, मध्यम आवाज़ में कहते हुए इसने हाथ की पूंछ से आंसू साफ किए। झूठ मत बोलो, किसी क्लास वाले ने बदतमीजी तो नहीं की तुमसे? इसे अचानक गैलरी वाले लड़के याद आए थे, इसलिए बेख्तियार पूछा। नहीं, ये बात नहीं है, नफ़ी में जवाब आया। फिर क्या हुआ? एक बार फिर इसके आंसू जारी हुए थे। वो आज किसी ने सबवे पे मेरे पैसे चुरा लिए। मैं रोज़ की तरह बैठी थी कि अचानक एक लड़की मेरे नज़दीक आकर गिरी। इसके हाथ में कॉफ़ी का कप था जो मेरे कोट के ऊपर गिर गया था। इसने फ़ौरन संभलते हुए मुझसे माजरत की और इसरार किया कि मैं वॉशरूम जाकर अपना कोट साफ़ कर लूँ, तब तक वो हिफाजत कर लेगी मेरी चीज़ों की। इस पर भरोसा करके मैं चली गई और वापसी पर मुझे वो कहीं नज़र नहीं आई। तमाम चीज़ें वैसी ही रखी थी जैसी मैं छोड़ कर गई थी, मगर यूँ नहीं आकर जब मैंने अपना बैग खोला तो इसमें से मेरे पैसे गायब थे। अटक अटक कर धीमे बोझे लहजे में इसने अपनी बात मुकम्मल की। इसकी पूरी बात सुनकर शाहवेज़ ने गहरी सांस ली। क्या चीज़ थी वो? इसे आज से पहले कभी मालूम ना हो सका कोई इतनी बेवकूफ़, कम अक्ल और सीधी थी, दुनिया पर अंधा भरोसा करने वाली। कितने पैसे थे इसमें? काफ़ी ज़्यादा, मेरी फ़ीस के पैसे थे और इस महीने के खर्चे के भी, जो अभी सुबह एटीएम से निकाले थे मैंने, कि यूँ ही जाकर फ़ीस जमा करवा दूँगी क्योंकि आज आखिरी तारीख है। मगर अब एक बार फिर इसके आंसुओं में रवानी आ गई। तुम
इतनी बेवकूफ़ हो कि किसी अजनबी पर भरोसा करके इसे अपनी चीज़ें दे दी तुमने। अक्ल नाम की कोई चीज़ है तुम में कि नहीं? तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि इतनी जल्दी किसी पे एतबार नहीं करते? इतनी ज़्यादा रकम के बारे में सुनकर इसे हकीकतन गुस्सा आ गया था। वो तो 200-300 पाउंड समझा था, मगर यहाँ तो बात 12 से 14,000 पाउंड की थी। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगी? शक्ल से तो बहुत मासूम लग रही थी वो। इसने मासूमियत की हद करते हुए जवाब दिया, मैं अब क्या करूं? कहाँ से लाऊं फ़ीस के पैसे? आज लास्ट डेट है और पाकिस्तान से इतनी जल्दी ट्रांसफ़र भी नहीं होते पैसे। पहले तो डैडी भिजवा देते थे मेरे अकाउंट में रकम, मगर अब कुछ महीनों से बेख्तियार इसने अपने होंठ भेजे थे। ये क्या कर दिया इसने? एक बार फिर वो शहरियार मामू को इसके सामने डैडी बुला चुकी थी, जिस पर इसे खूब डांट पड़ी थी। सॉरी, वो परेशानी में निकल गया मुंह से। डरते डरते इसने वजाहत की। पता नहीं वो इसे सुन रहा था या नहीं। वो बस बहुत हैरान नज़रों से देखते हुए सोच रहा था कि अब वाकई डैडी ने इसे पैसे भिजवाना छोड़ दिए। इसी ने इन्हें मना किया था कि अब से वो खुद इसका खर्चा उठाएगा, मगर इसने कभी से कोई पैसे नहीं दिए थे। देना तो दूर, कभी कभी ज़रूरत के मतलब पूछा तक नहीं था। यहाँ तक कि घर के खर्चे के लिए 1 पाउंड भी नहीं दिया, कभी नहीं दिया। तो क्या इतने महीनों से वो अपने पैसों से इसके घर का सामान ला रही थी? कभी इसने पैसे मांगे क्यों नहीं? इसे अपना चंद दिन पहले मुफ्त में रहने वाला ताना याद आया। वो भी जवाब में इसे बहुत कुछ सुना सकती थी, मगर वो खामोश रही। इसे पहली बार इतने महीनों में इसके सब्र से खौफ आया था। शाहवेज़ को बहुत देर खामोश बैठे देखकर वो समझी कि इसे गुस्सा आ चुका है और यूनी की वजह से वो अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है कि आपको इनका मुझे पैसे देना अच्छा नहीं लगा। वाकई मेरे इनके पैसों पर कोई हक भी नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, सिर्फ 1-2 मरतबा इन्होंने पैसे डलवाए थे मेरे अकाउंट में, मगर अब ऐसा नहीं है। अब मैं अपना और घर का खर्चा खुद अपने डैडी वाले पैसों से चलाती हूँ। आपने कहा था ना कि खाना ग्रोसरी सब अब मेरी जिम्मेदारी है। इसका लहजा जताता हुआ नहीं था, बस सादगी लिए हुए था। एक बार फिर इसने नबीहा की तरफ देखा। वो भी इसे ही देख रही थी। नबीहा की नज़रों में से खौफ और डर नजर आया, इसके गुस्से का खौफ और अपनी बेइज्जती का डर। वो इस वक्त इसे किसी और ही दुनिया की मखलूक लगी, जो गलती इसे यहाँ आ गई हो। इसे तेज़ी, चालाकी, मक्कारी, किसी भी चीज़ का इदराक नहीं था। कब कैसे किसी को इसका जुमला लौटाया जाता है या कैसे किसी को शर्मिंदा किया जाता है, वो इस सब से नाबलद थी। और वो सबको अपने जैसे समझती थी, सीधा, मुखलिस और मासूम। वो एकदम परेशान हुआ था कि इतने अरसे तक वो इस फितरत के साथ कैसे गुजारा करती रही होगी थी। न जाने कितनी बार लोग इसकी सादगी से फ़ायदा उठा चुके होंगे। आओ मेरे साथ। गहरी सांस लेकर शाहवेज़ ने इसे अपने साथ आने को कहा मम्मा मुझे कहीं नहीं जाना। नबीहा ने फ़ौरन इनकार किया। आपके साथ, इसने सिर्फ दिल में कहा था। ज़रा सवाल मत करो, चलो चुपचाप। अब की बार इसने सख्ती से कहा तो परेशान होती उठ गई। न जाने अब वो इसे कहाँ ले जाने वाला था। फिर शाहवेज़ ने इसकी फ़ीस जमा करवा दी। इसने कई मरतबा इसे रोकना चाहा कि वो इसका एहसान नहीं लेना चाहती, मगर इसने तेज़ नज़रों से इसे घूर कर खामोश करवा दिया। शाहवेज़ खुद भी हैरान था कि वो ये सब क्यों कर रहा था। क्या शर्मिंदगी का एहसास इससे ये सब करवा रहा था? 1 मिनट। मगर उसने तेज़ नज़रों से इसे घूर कर खामोश करवा दिया। अभी जो हमारे घर आई है ना, मेरी बहन ये आई थी मुझे तंग करने के लिए। अच्छा, शाहवेज़ खुद भी हैरान था कि वो ये सब क्यों कर रहा था। क्या शर्मिंदगी के एहसास से ये सब करवा रहा था या कोई और जज्बा? इसकी समझ में नहीं आया। रात के 11 बज रहे थे इस वक्त, और वो अब तक शशोपंज में थी कि इसे शाहवेज़ के पास जाना चाहिए या नहीं। वो जानती थी अभी वो अपने स्टूडियो में ही है। बहुत हिम्मत करके इसने जाने का फ़ैसला कर लिया और मेज़ पर रखकर एक छोटा सा कागज़ भी उठा लिया। इसे पता था जब वो स्टूडियो में काम कर रहा होता था तो किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं देता था। कई बार इसने अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी बेइज्जत किया था इसे डिस्टर्ब करने पर। फिर वो तो किसी शुमार में आती ही नहीं थी। हल्की सी दस्तक देने पर अंदर से यस का जवाब आया तो वो अपनी घबराहट पर काबू पाती अंदर दाखिल हुई। वो आज पहली बार वहाँ आई थी, क्योंकि यहाँ आने के अगले ही दिन शाहवेज़ ने इसके लिए अपने स्टूडियो को नो गो एरिया करार दे दिया था। वो जगह वैसी ही थी जैसी वो सोच कर आई थी, नफासत और तरतीब जो इसकी शख्सियत का खासा थी। वो उसके स्टूडियो से भी छलक रही थी। दीवारों को भी बहुत आर्टिस्टिक अंदाज में पेंट किया गया था। एक दीवार पर सरसब्ज़ वादियों के पीछे से तलू होते सूरज को बहुत खूबसूरत रंगों से पेंट किया गया था। दूसरी दीवार पर पहाड़ों से निकलते चश्मे का मंजर बनाया गया था, और क्या खूब बनाया गया था। इस पर नज़र पड़ते ठंडे मीठे पानी का शोर, ताकत और बुलंदी का एहसास होता था। और फिर एक जगह इसकी नज़रें पलटना भूल गई। झील में चौधरी के चांद के अक्स को बहुत महारत से पेंट किया गया था। वो मंजर इसे हकीकत लगा था, आंखों को ताजगी और ठंडक देता मंजर। बल्कि हर मंजर पर ही हकीकत का गुमान हुआ था इसे। जब बहुत देर कोई आवाज़ नहीं आई तो शाहवेज़ ने चौंक कर अपने पीछे देखा तो वो इसे स्टूडियो के दरमियान में खड़ा पाया, जो तौसीफ़ी नज़रों से चारों जानिब देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ? मना किया था ना मैंने तुम्हें यहाँ कदम रखने से। इसकी तलख आवाज़ पर सारा शहर छन से टूटा। वो मैं ये देने आई थी, वो अपने असली खौफज़दा लहजे में बोली। शाहवेज़ ने इसके पड़े हुए हाथों में थमे चेक को देखा। वो समझ के वो पैसे लौटाने आई है। मैंने वो रकम वापस लेने के लिए नहीं दी थी। रखो इसे। मैं जो चीज़ एक बार दे देता हूँ फिर इसे वापस नहीं लिया करता। क्या शान थी, क्या तमकनत थी और बेनियाजी थी। मगर मैंने वो रकम रख कर समझ कर ली थी। इस वक्त भी प्लीज़ ये ले लें। मुझे अच्छी तरह पता कि चंद 1000 पाउंड्स आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखते, मगर मेरे लिए मेरी खुददारी और इज़्ज़त नफ्स बहुत अहम है। मैं चाहे कितनी भी बुरी हूँ मगर बगैरत नहीं हूँ।
बहुत ठहरे हुए मतवाजन लहजे में पहली बार शाहवेज की आंखों में आंखें डालकर इसने कहा। कुछ देर इसे गहरी नज़रों से देखने के बाद इसने चेक थाम लिया। मगर ये रकम तो इससे ज़्यादा जो मैंने दी थी। चेक पर लिखी रकम पढ़कर इसने उलझन से पूछा। हाँ, वो मैंने इस जगह के रेंट रेट चेक किए थे नेट पर। इसी के मुताबिक मैंने पिछले तमाम महीनों के रेंट की रकम भी शामिल की है इसमें। इसने मध्यम आवाज़ में बताया तो शाहवेज ने चौंक कर इसे देखा और बहुत देर तक इसके झुके सर को देखता रहा। वह शर्मिंदा हुआ था अपनी उस दिन की बात पर। कितनी अजीब लड़की थी ये, इसकी ज़िंदगी में आने वाली बाकी सबसे मुख्तलिफ, इसने सोचा। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें इस दिन वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। बस किसी और चीज़ का गुस्सा था मुझे जो तुम पर उतरा। आइंदा के लिए रेंट वाली बात को भूल जाओ और ये चेक भी वापस ले लो। ये समझ कर कि इस महीने के लिए घर का खर्चा है। मुझे वाकई शर्मिंदगी है कि मैं इतने महीने गाफिल रहा इस सब से। आइंदा तुम्हें पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सॉरी वंस अगेन। इसकी आंखों में नबीहा को परेशानी नजर आई तो इसने खामोशी से चेक वापस ले लिया। वो एक बार फिर इसके रवैये से हैरान हुई थी। वो बदल रहा था, इसका अंदाज़ बदल रहा था, इसका लहजा बदल रहा था और शाहवेज को इसका इदराक भी नहीं था अब तक। चलो, देर आए दुरुस्त आए, खोते आदमी ने अक्ल ते आ गई ना डंगर ਨੂੰ। वो अभी प्रोफेसर मार्क के ऑफिस से निकला था जब इसे अपनी क्लास के कुछ लोग खड़े नजर आए। वो इनकी तरफ बढ़ा। वहाँ इस वक्त बहुत रश था। बहुत से लोग बेतहाशा हंसते हुए, तंज और तमस्कर से इशारा करते हुए किसी के गिर्द खड़े थे। सुनो जेफ, प्रोफेसर मार्क ने एक और हुक्म जारी किया। अपने क्लास वालों से मुखातिब होते हुए इसने कहा, यार फिलहाल तो तुम ये तमाशा देखो। जेफ ने हंसते हुए इशारा किया तो इसने देखा। इससे लगा कि इससे ज़्यादा तकलीफ से मंजर इसने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो बिलाशबा वही थी। इसके चेहरे और कपड़ों पर मट्टी लगी हुई थी। आंसू तेजी से बह रहे थे। इसकी आंखों से बेबसी से होंठ चबाते हुए अपना सर झुकाए वो अपनी चीज़ें इकट्ठी कर रही थी। इसके पैर के अंगूठे से खून निकल रहा था। शाहवेज को लगा जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया। ओ स्वीटी, रो मत, मामा ने तुम्हें हमारा फीडर कहाँ रखा है? इसके करीब खड़े लड़के ने तमस्कर से कहा तो पूरे मजमे में हंसी के फवारे छूटे। जब नबीहा ने इसके पैरों के पास गिरा अपना पेन उठाना चाहा तो इसने पेन पर अपना जूता रख लिया। हिम्मत है तो लेकर दिखाओ अपना पेन। इसके चैलेंज पर एक बार फिर जानदार कहका लगा। वो तेजी से आगे बढ़ा और इसके नज़दीक बैठकर खामोशी से इसकी बाकी चीज़ें इकट्ठी करने लगा। नबीहा ने चंद लम्हों के लिए इसकी तरफ देखा था। कहा किया कुछ नहीं था इसकी आंसुओं से भरी आंखों में। शिकवा, दुख, खौफ, जिल्लत, बेबसी, रुसवाई। अगले लम्हे बहुत नरमी से नफ़ी में सर लाते हुए शाहवेज ने इसके दाएं गाल से आंसू चुने और इसके चेहरे से मट्टी साफ की। शाहवेज को इसकी तरफ बढ़ता देख सबकी हंसी को ब्रेक लग गया था क्योंकि बहुत से लोग इससे और इसके गुस्से से वाकिफ़ थे। शाहवेज की सिर्फ एक तेज़ नज़र ही काफ़ी थी जिस पर इस लड़के ने पेन से अपना पैर हटा लिया। तुमसे तो अब कंप्लेन ऑफिस में मुलाकात होती है, सर्द लहजे में इस लड़के से कहकर इसने नबीहा का हाथ थामा और मजबूत कदमों और पूरे एतमाद अंदाज से चलता हुआ वहाँ से इसे निकाल लाया। जबकि नबीहा अब भी जिल्लत में घिरी रोते हुए किसी बेजान गुड़िया की तरह चल रही थी। कितने बेहिस और चवल किस्म के लोग हैं ये मनहूस लोग, किसी की बेबसी का किसी के ऊपर मजाक उड़ाते हैं। वो पहले से करीबी क्लिनिक ले गया जहाँ इसके ज़ख्मों की ड्रेसिंग करवाई थी। फिर एक निस्बतन सुनसान जगह पर इसे बेंच पर बिठाया। बहुत देर तक वो बाजू सीने पर बांधे इसे गहरी नज़रों से रोता हुआ देखता रहा। इस तरह रोने से क्या होगा? गलती तुम्हारी है। तुम्हें बजाय रोने के इनका डटकर मुकाबला करना चाहिए था। एक कमज़ोर और डरी सहमी लड़की के साथ तो यही करना था इन्होंने। शाहवेज ने इसे संजीदगी से समझाया। तो क्या करती मैं? वो सब इतने ज़्यादा थे और मैं अकेली, इसने भीगी आवाज़ में कहा। चंद लम्हे वो इसे देखता रहा। फिर इसके मुकाबिल घुटनों के बल बैठते हुए इसके दोनों हाथ थाम लिए। अब इसकी नज़रें इसके चेहरे की बजाय इसकी हथेलियों पर थी। ज़ख्म के मंदिल होते निशान शाहवेज को बड़े नुमाया लगे। ये कट्स ग्लास के कांच चुभने की वजह से लगे हैं। नबीहा की धीमी आवाज़ इसके कानों में गूंजी जो अभी कुछ देर पहले वो नर्स के पूछने पर बता रही थी। इस वक्त इसकी बात पर शाहवेज ने बहुत अचंभे से नबीहा के झुके सर को देखा था और अब इन निशानात को दोबारा देखते हुए इसे कुछ माह पहले का एक मंजर याद आया था। इसे अफसोस हुआ कि इतने खूबसूरत हाथों पर इसकी वजह से इतने बदनुमा निशान पड़ गए। अगले लम्हे खुद पर इख्तियार खोते हुए इसने नबीहा की हथेली पर अपने लब रखे मगर नबीहा ने चौंक कर तेजी से अपने हाथ छुड़ा लिए। आई एम सॉरी, मैंने इस रात बहुत बुरा सलूक किया था। वो कुछ नहीं बोली। क्या एक सॉरी कह देने से इसकी इज्जत नफ्स वापस आ सकेगी जिसे इस रात शाहवेज ने अपने कदमों तले रोक कुचला था? वही तो, एक सॉरी से तुम्हारा सब कुछ सेट हो जाएगा। सौंदा तो मेरे मुँह जो। अगर आज इनमें से किसी एक को भी थप्पड़ लगा देती तो किसी की हिम्मत ना होती आगे से कुछ भी करने की। अपनी किसी भी बात, किसी भी अमल का असर न होते देखकर शाहवेज इस पर सिच हुआ। पल भर में इसका लहजा बदला था। हाँ, थप्पड़ लगाती ताकि बाद में वो लोग अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आइंदा न जाने क्या करते मुझे रुस्वा करने के लिए। ऐसी बहादुरी इस वक्त दिखाई जाती है मिस्टर शाहवेज हसन जब इंसान को यकीन हो कि इसके पीछे अपने हैं, इसका साथ देने को, जबकि मेरे पास कोई भी नहीं है। आज पहली बार इसने इतनी ऊंची आवाज़ में बात की थी शाहवेज से। अच्छा, अब प्लीज़ रोना तो बंद करो। वैसे भी आज तुम्हारा आखिरी पेपर था। अब जब छुट्टियों के बाद नया सेमेस्टर शुरू होगा तो लोग भूल चुके होंगे सब कुछ। न जाने कैसे इसने नबीहा के इस लहजे को हजम किया था। अभी चंद लम्हे पहले जिस कैफियत में इसे देखा था इसने बेचैन कर दिया था शाहवेज को। अपनी इस बेचैनी का मतलब इसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं समझा दनी, इधर मेरे को ला जा। आज एक बार फिर वो इसे रोने में मसरूफ़ नजर आई। रात के 2 बजे
टेरेस में रेलिंग के साथ ठंडे फर्श पर बैठी हुई वो बेआवाज़ रो रही थी। तुमसे कितनी बार कहा है कि भूल जाओ इस बात को। छुट्टियों के बाद जब दोबारा तुम यूँ नहीं चाहोगे तो किसी को भी याद नहीं होगा इस रोज़ का वाक़या। कुछ तो इत्मीनान पैदा करो खुद में। शावेज़ अभी अभी आया था घर। इसे रोता देखकर वो इसके करीब चला है। इसे करीब खड़ा देखकर इसने अपने आंसू फ़ौरन साफ़ किए थे। कुछ सोचकर वो इसके बराबर ज़मीन पर ही बैठ गया। इन लड़कों को वार्निंग लेटर्स मिल चुके हैं क्योंकि पहले भी इनकी शिकायत आ चुकी है। तुम कहो कि तो मैं इन्हें मजबूर कर दूंगा वो माफ़ी मांगे तुमसे। शावेज़ ने इसकी तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा तो इसने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं इस दिन की वजह से नहीं रो रही। तो फिर अब क्या हुआ? शावेज़ ने चुपते हुए लहजे में पूछा। मुझे अपने मम्मी और डैडी याद आ रहे हैं। आज उनकी बरसी है। बात मुकम्मल करते साथ ही वो एक बार फिर फूट फूट कर रो दी। जबकि शावेज़ ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसे हमदर्दी हुई थी नबीहा से। आज पहली बार इसे इसके दुख का एहसास हुआ था। कैसे सहा होगा इसने इस गम को? इतनी छोटी सी उम्र में बेघर हो गई थी। सब कुछ तो छिन गया था इसका। माँ बाप, घर, रिश्ते, मुल्क, सब कुछ। तो फिर कैसे सब्र आता है इसे? क्या इसे इस वक्त किसी सहारे की ज़रूरत नहीं? शुक्र है कोई दिमाग ने अक्ल दे जाले लत्ते साफ होए दिमाग दे ते अक्ल ने कुछ काम करना शुरू किया। शावेज़ साहब दी किसी कंधे की जिस पर सर रख कर वो अपना सारा कम आंखों के रास्ते बहा सके। बस हौसला रखो, यही लिखा था किस्मत में। शावेज़ ने नरमी से इसके सर को अपने शाने पर टिकाया और इसे खुलकर रोने दिया और बहुत नरमी से इसकी चादर से ढके सर को सहला रहा था। चंद ही मिनट में इसे अपनी शर्ट भीगती हुई महसूस हुई। मैं क्या करूं, कैसे रहूं इनके बगैर? बहुत बेबसी से इसने रोते हुए कहा था। न जाने कितनी देर वो इसके कंधे से लगी रोती रही थी। फिर जब रोकर थोड़ा सुकून मिला तब इसे एहसास हुआ अपनी ऑकवर्ड पोजीशन का। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी शर्ट ख़राब हो गई। बहुत गैर महसूस तरीके से झिझक कर वो इससे अलहदा हुई थी, मगर इसका झिझकना शावेज़ को बहुत महसूस हुआ। यहाँ दिल ख़राब हो रहा है? मोहतरमा को शर्ट की पड़ी है। इसने इसकी सुर्ख आंखों और खमदार भीगी पलकों को देखते हुए सोचा। इसे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि इसकी लंबी खमदार पलकों की कशिश का। वो कल सुबह मैं खाला को फ़ोन कर लूँ? इसने पलके उठाते हुए झिझक कर पूछा। इनसे कहना था कि मम्मी डैडी की कब्र पर चली जाएं। मैं तो यहाँ हूँ, कोई जाता भी नहीं होगा वहाँ। इसे अपनी तरफ गहरी नज़रों से देखता पाकर इसने अपनी पलकें दोबारा गिरा ली। कर लेना, बल्कि आज ही कर लेती दिन में। वो आप नहीं थे सारा दिन घर पर तो मैंने पूछे बगैर फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा। क्या चीज़ थी ये लड़की, किस मिट्टी की बनी हुई, वो कभी समझ नहीं पाएगा। और वो दिन में मामी का फ़ोन भी आया था। वो आपके लिए बहुत परेशान थी, कह रही थी कि बहुत दिन से आपने इनसे बात नहीं की कर रहे वो अटक अटक कर बोल रही थी। आप प्लीज़ इनसे बात कर लीजिएगा। माँ बाप को ऐसे तरसाना नहीं चाहिए। आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपके वालिदैन आपके लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। चेहरा उठाकर इसने शावेज़ की तरफ देखते हुए कहा। इसके नरम लहजे ने हौसला दिया था नबीहा को इतनी लंबी बात करने का। वो इंसान दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान है जिसके लिए इसकी पूरी दुनिया में दो हाथ भी मौजूद ना हो दुआ करने वाले। अपने आंसू सबत करने के लिए वो होंठ काटने लगी जबकि वो यकटक इसे देख रहा था। कहाँ से सीखी इसने इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी बातें? मैं अंदर जा रही हूँ, बहुत ठंड हो गई है। बोलती खामोशी और शावेज़ की बेचैन नज़रों से घबरा कर नबीहा तेज़ी से उठकर चली गई और शावेज़ बहुत देर तक न होते हुए भी इसकी वहाँ मौजूदगी को महसूस करता रहा। शुक्र है कुछ एहसास नामी शय भी इस बेहिस आदमी के अंदर पैदा हुई। मेरा नाश्ता लंच के लिए अभी वो सोच रही थी कि क्या बनाए जब इसे शावेज़ की आवाज़ आई। आज इतवार था इसलिए वो देर से उठा था। बनाती हूँ अभी, नबीहा ने नज़री से देखते हुए कहा। कुछ स्पेशल बनाना? फ़ौरन फरमाइश आई। इनके रिश्ते में ऐसी फरमाइशें यकतरफ़ा ही होती थी। नबीहा के नज़दीक ये फरमाइश कम इसके सब्र आजमाने के तरीके ज़्यादा थे। क्या खाना है? इसने गहरी सांस भरते हुए पूछा। आलू के पराठे के साथ पुदीने का रायता। शावेज़ ने लम्हे की ताख़ीर के बगैर बताया, जैसे इसे पहले यकीन था कि वो इसकी मर्ज़ी ज़रूर पूछेगी, इसलिए पहले से जवाब सोच कर रखा हुआ था। अच्छा, वो बस इतना कहकर नई मुहिम पर लगी। वो हमेशा इससे ऐसे देसी खानों की फरमाइश करता था, न जाने किसने इसे ये खाने खिलाए थे। पहली बार जब इसने नबीहा को निहारी बनाने का कहा तो इसे बहुत हैरत हुई। वो जिस माहौल में रहा था वहाँ ये खाने तो नहीं खाए जाते। इस्लामाबाद में वो जितना अरसा रही थी वहाँ इसे सिर्फ चाइनीज़, इटालियन, टर्किश और न जाने कौन कौन से खाने खाने को मिले थे। इसे इस वक्त लगा था कि इसने जानबूझकर नेट से मुश्किल पाकिस्तानी खानों की तरकीब ढूंढ कर निकाली है और इसे बनाने का हुक्म दिया, वरना इसने निहारी चखी तो क्या देखी तक नहीं होगी। मगर इसका ये ख्याल इस वक्त गलत साबित हुआ जब पहला नवाला खाने के बाद इसने बड़े इत्मीनान से तंज किया था। ये कि बदजायका मलगूबा बनाया तुमने, किस एंगल से ये तुम्हें निहारी लग रही है? तुम्हें क्या लगा कि मैंने कभी निहारी खाई नहीं और यूं ही तुम्हें निहारी बनाने को कह दिया, इसलिए तुम जो भी चीज़ बनाकर लाओगी मैं इसे निहारी समझ कर खा लूँगा? मोहतरमा, गलत फहमी है आपकी। तकरीबन 40 मिनट की मेहनत के बाद इसने गरम गरम खस्ता पराठे इसके सामने रखे। इनकी खुशबू बता रही थी कि बहुत ही लजीज बने हैं। इसके पहला नवाला लेने पर नबीहा ने बहुत डरते डरते इसे देखा। अगर पसंद ना आए तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, बेइज्जती अलग। और अगले लम्हे इसे हैरत का शदीद झटका लगा था। बहुत अच्छे बने। निकाह के 2 साल में पहली मरतबा इसने तारीफ़ की थी इसके बनाए खाने की। वो बेहोश होते होते बची, तुम्हारे हाथ में वाकई बहुत जायका, यकीनन तुम्हारी मदर भी अच्छी कुकिंग करती होगी। आज पहली बार इसने नबीहा के वालिदैन में से किसी का जिक्र किया था, वो कैसे न हैरान होती। इनाम में आज रात का डिनर बाहर करवाता हूँ तुम्हें। इसने मुस्कुराते हुए नबीहा को देखा। वो शायद आज नबीहा को हैरान करने पर तुला हुआ था। डिनर इसके साथ?
और कौन कौन जाएगा वहाँ? इसे डर था कि कहीं इसे वो दोबारा किसी फजूल सी पार्टी में लेकर जाने वाला है। कोई नहीं, बस मैं और तुम, शावेज़ ने इसके चेहरे पर खौफजदा तासुरात को देखते हुए संजीदगी से बताया। मुझे अभी अपनी एक पेंटिंग मुकम्मल करनी है जो कि 2 घंटे तक हो जाएगी। तुम तैयार है ना? 5 बजे तक। अपनी बात मुकम्मल करके वह स्टूडियो में चला गया। जब तक नबीहा काफ़ी देर वहाँ बैठकर सोचती रही कि आखिर आज वो क्या करने वाला है इसके साथ। क्या इसे जाना चाहिए? क्या इस पर दोबारा भरोसा करना चाहिए? वो दोनों इस वक्त सल्फोर्ड क्वेज में वाक़या दी लोरी आर्ट गैलरी के शानदार थिएटर में बैठे हुए शैडो डांस परफॉर्मेंस से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इस डांस परफॉर्मेंस में 2 दिलों की कहानी पेश की गई थी। 2 दिल जो एक साथ धड़कते थे, जिन्होंने एक साथ धड़कने का अहद बांधा था, जो रस्म वफ़ा निभाना चाहते थे, जो मोहब्बत की वादी में हमकदम होकर चाहतों का सफ़र करना चाहते थे, जो फूलों के देश में बसना चाहते थे। 2 दिल जो एक दूसरे की खुशी और दुख और दर्द बांटना चाहते थे, मगर बेरहम वक्त और हालात इन्हें एक दूसरे से जुदा होने पर मजबूर कर दिए। दूसरी जंग अज़ीम के पस मंज़र पर मबनी वो परफॉर्मेंस हकीकतन इतनी शानदार और भरपूर थी कि शावेज़ भी चंद लम्हों के लिए खो गया था इस परफॉर्मेंस के सहर में। परफॉर्मेंस के इख्तिताम पर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा था। इसने नबीहा की तरफ देखा और इसे देखकर वो बेख्तियार मुस्कुराया। वो अब तक इसी महवियत से स्क्रीन को देख रही थी। इसे एहसास ही नहीं था कि शो ख़त्म हो चुका है। आंसू की लड़ी से इसका चेहरा नम था। शाहवेज़ को इसका रोना बुरा नहीं लगा था, बल्कि वो इसे किसी मासूम सी हिरन की तरह लगी, बेयकीनी और दुख से स्क्रीन को देखती हुई। चलो नबीहा, शो ख़त्म हो चुका है, इसने अपने होंठों के किनारे पर मुस्कुराहट रोकते हुए कहा। मगर वो दोनों जुदा क्यों हो गए? इतनी मोहब्बत करते थे वो एक दूसरे से, इतने वादे किए थे, फिर भी इंतहा का दुख और हसरत थी इसके लहजे में। यार तुम इतना टची क्यों हो रही है? ये बस एक परफॉर्मेंस थी, हकीकत नहीं। लेकिन फिर भी वो अगर वादा करके किया था तो इसे वापस आना चाहिए था। वो मर क्यों गया जंग में? अब वो लड़की क्या करेगी? इसे यही दुख खाया जा रहा था। अब वो लड़की बैक स्टेज पर जाकर मज़े से खाना खा रही होगी, इसलिए चलो हम भी कुछ खा लें, शावेज़ ने महसूस होते हुए कहा और इसका हाथ थाम कर उठ गया। बाहर ठंडी यख हवा ने इनका इस्तकबाल किया। गुज़रे 2 दिन की बारिशों ने ठंड की शिद्दत में कई गुना इजाफा किया था। पहले कुछ खाना या शॉपिंग करनी है? वो इसलिए इससे ऐसे पूछ रहा था जैसे अब तक वही सारे प्लान बनाती रही थी। मर्ज़ी आपकी। वो अब तक उदास थी। चलो पहले शॉपिंग कर लेते। सुना है लड़कियों का मूड शॉपिंग से ही ठीक होता है, इसने इशारे से मुस्कुराते हुए कहा। कितनी भली लगती थी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट। नबीहा ने बेख्तियार सोचा। शॉपिंग के लिए वो करीबी बने मॉल में आ गए थे। नबीहा को लगा कि वो अपने लिए शॉपिंग करने आए, मगर जब वो एक दुकान के ख़वातीन हिस्से की तरफ बढ़ा तो इसे हैरत हुई। शायद किसी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ लेना। वो मुतमिन होगी, मगर आपकी फ्रेंड क्या मुझ जैसी है जो आप मुझे ट्राई करने का कह रहे हैं? जब शाहवेज़ ने इसे गर्म ऊनी कोट पकड़ाते हुए ट्राई करने को कहा तो इसने हैरत से पूछा, तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी फ्रेंड के लिए ले रहा हूँ? तुमने इसे पहना तो तुम्हें ट्राई करने को कहूँगा ना। अगर फ्रेंड के लिए लेना होता तो इसे साथ लाता। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूँ कि मैं ना किसी दूसरे से गिफ्ट लेता हूँ और ना देना पसंद करता हूँ। सख्त चिढ़ है मुझे इन फजूल हरकतों से। तो फिर आप मुझे ये क्यों दिला रहे हैं? इसने संजीदगी से पूछा। क्योंकि मुझे अपना कोट वापस चाहिए। जताते हुए लहजे में बेमरवती से जवाब आया तो वो बेइंतहा शर्मिंदा होगी। इसे याद ही नहीं रहा था कि वो शाहवेज़ का कोट पहने हुए। जब वो घर से निकलने लगे थे तो शाहवेज़ ने हैरत से बारीक सी जर्सी और शॉल पहने देखा था। तुम ऐसे जाओगी? बाहर इतनी ठंड है बेवकूफ़ लड़की, जाओ कोई गर्म कोट पहन कर आओ, और साथ में टोपी या मफलर भी। इसकी नाक के शक्ल को कोस रहा था वो। नहीं ऐसे ठीक है, मुझे ज़रा ठंड नहीं लगती, इसने धीमी आवाज़ में इनकार किया। अब वो इसे क्या बताती कि देखो मेरा मूड बर्बाद मत करो, जो कहा है वो करो। पहले मैं बता चुका हूँ कि मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। अब की बार इसने सख्ती से कहा। वो मेरे पास फ़िलहाल कोई कोट नहीं है, इस महीने इतना बजट नहीं था, अगले मंथ जब पैसे आएंगे तब ले लूँगी गर्म कपड़े। इसने झिझकते हुए अपना मसला बताया। इस कदर सहमा अंदाज था इसका जैसे पैसे न होना इसका जुर्म और अब इससे सज़ा की तवक्का हो। मैं वैसे भी बाहर जाकर क्या करूँगी? आप चले जाएं, मुझे कोई शौक़ नहीं आउटिंग का। अजीब तासुरात लिए खामोश खड़े शाहवेज़ को देखकर इसने सर झुकाकर शर्मिंदा लहजे में कहा। फिर बाद में इसके लाख मना करने के बावजूद भी इसने ज़बरदस्ती से अपना कोट दे दिया और अब मॉल में से शर्मिंदा करने ले आया था। बहुत ही अजीब मुतज़ाद शख्सियत का मालिक था वो। पल में तोला पल में माशा वाला हिसाब था इसके साथ। कब किस वक्त मूड बदल जाए कुछ पता नहीं चलता था। अब किस मराकबे में चली गई हो मैडम? शाहवेज़ की चिल्लाई हुई आवाज़ इसे वापस मॉल में खींच लाई। मैं कुछ और देख लेती हूँ अपने लिए, ऐसा स्टाइलिश कोट मुझे पसंद नहीं, इसने डरते डरते कहा। तो शाहवेज़ ने कंधे उचकाकर अपनी रजामंदी दे दी। फिर वो मुख्तलिफ शॉप्स पर गए, लेकिन इसे कोई पसंद न आया। मसला इसकी पसंद नापसंद का नहीं था, मसला इसकी जेब का था। आते हुए अपने साथ जो रकम लेकर आई थी वो ना काफ़ी थी इस महंगी तरीन मॉल में शॉपिंग के लिए, जहाँ हर चीज़ ब्रांडेड थी। आखिर तुम्हें किस तरह के कपड़े पसंद है? हमेशा सादा से लिबास में नज़र आई हो तुम मुझे। बिलाखिर तंग आकर इसने गुस्से से पूछा। वो यहाँ सब बहुत महंगा, और मैंने बताया ना कि अभी मेरे पास इतने पैसे। व्हाट रबिश! इसने गुस्से से नबीहा की बात काटी। पैसे? तुमसे किसने कहा कि तुम पे करोगी? मैं लाया हूँ यहाँ तो मैं ही पे करूँगा ना। ओ गॉड, पता नहीं किस अक्ल बंद से पाला पड़ा मेरा।
शदीद तैश में वो चिल्लाया था, इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर। सारा मूड कारक हो गया था इसका। फिर बाद में वो बहुत खामोशी से इसके साथ चलती रही, जबकि इसकी राय लिए बगैर इसके लिए न जाने क्या क्या खरीदता रहा। शर्ट्स, हाईनेक्स, जीन्स, मफलर, कोट, जैकेट्स, जॉगर्स, हैंडबैग्स और भी न जाने क्या क्या। वो कीमत की परवाह किए बगैर सब कुछ लेता चला गया। वो सोचती रही कि अगर इसे गिफ्ट देना पसंद नहीं तो फिर ये सब क्या। भैया बीबी तेरे ना समथिंग स्पेशल वाली फीलिंग्स आ गई है ना, तेरा सा वो भला। शॉपिंग के बाद 200 साल कदीम ब्रिज वाटर कनाल के किनारे की गई वॉक ने इन दोनों के मूड को खुशगवार बना दिया। एक तरफ ठहरा पानी, फिजा की खुनकी और सरसब्ज़ नज़ारे, तो दूसरी तरफ विक्टोरियन दौर के बने पुराने तर्ज के मकानात। कैसल फील्ड अर्बन हेरिटेज पार्क के रोमन फोर्ट में दबी यादें। लिवरपूल रोड पर जदीद और कदीम तर्ज तमीर के बने मॉल्स, कैफ़े, बार्स और रेस्टोरेंट्स, और इन दोनों के साथ साथ चलती बोलती खामोशी। ये बरतानिया का पहला अर्बन हेरिटेज पार्क था जो तारीख और सनती इनकलाब का दिल फरेब संगम था। नबीहा ने एक नज़र इसे देखा। वो गायब दिमागी से चल रहा था, किसी बहुत गहरी सोच में गर्क। अभी तक शाहवेज़ ने इसका हाथ थामा हुआ था। चलते चलते एक दो जगह जब वो चिकनी सड़क की वजह से गिरने लगी तो तब शाहवेज़ ने इसका हाथ थाम कर संभाला था, और तब से अब तक बहुत बार वो गैर महसूस अंदाज में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर चुकी थी, मगर इसकी गिरफ्त कम मजबूत थी। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना, पुरसकून और खामोश। नबीहा ने इसे मतवज्जा करना चाहा। हाँ बहुत। रोमन हिस्ट्री से भरी इस जगह पर आकर इंसान खुद भी अपने माजी की यादों में खो जाता है। इसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तक तुम मैनचेस्टर में किस किस जगह पर जा चुकी हो? कहीं खास नहीं, बस घर के करीब बने एक दो मॉल्स, हेटन पार्क गई थी 2-3 बार मार्टिन से मिलने। बाकी शहर सब वे की ग्लास विंडो से ही देखा है। अकेली इसलिए कहीं नहीं कि कहीं इस ग्रेटर मैनचेस्टर में खो गई तो वापस कैसे आऊँगी, इसने सादगी से जवाब दिया। तो क्या तुम्हें आउटिंग का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है? नहीं, शौक़ तो बहुत है। पता है डैडी ने मुझे से वादा किया था कि जब मेरी स्टडीज़ मुकम्मल हो जाएंगी तो वो मुझे वर्ल्ड टूर पर भेजेंगे, नबीहा ने उदासी से बताया। अच्छा, कहाँ कहाँ और किसके साथ? इसकी उदासी दूर करने की गर्ज से शाहवेज़ ने से बातों में उलझाना चाहा। वो कहते थे कि कहाँ कहाँ जाना है इसका फ़ैसला तुम करना, और तुम्हें किसके हवाले करना है इसका फ़ैसला वो खुद करेंगे। और इस बात पर मम्मी डैडी न जाने क्यों बेसाख्ता मुस्कुराने लगते थे। इसने मासूमियत से बताया तो शाहवेज़ इनके मुस्कुराने की वजह समझ कर खुद भी मुस्कुरा दिया। मासूमियत और सादगी ख़त्म है इस पर, शाहवेज़ ने बेख्तियार तज्ज़िया किया। तुम्हें नहीं पता वो किस किस साथ भेजने वाले थे तुम्हें, और इनके मुस्कुराने की वजह क्या थी? मसनूई संजीदगी से पूछा गया। नहीं, मुझे कभी इन्होंने नहीं बताया। क्यों, क्या आपको पता है? अज़ली सादगी से जवाब आया। तुम वाकई बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। इनकी बात का मतलब ये था कि वो पढ़ाई के बाद तुम्हारी शादी करके हनीमून ट्रिप पर भेजेंगे तुम्हें तुम्हारे शौहर के साथ। इसने शादी, हनीमून और शौहर पर जोर देते हुए हंसते हुए बताया, तो वो जो इसे गौर से देखते हुए सुन रही थी इसकी बात समझ कर शर्म से सुर्ख हो गई। आओ यहाँ बैठते हैं, यहाँ का खाना बहुत ज़बरदस्त है, अपने देसी खानों की याद ताज़ा हो जाती है, इसने ओपन एयर इंडियन रेस्टोरेंट की जानिब इशारा करते हुए कहा। आई होप कि तुम्हारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। खाने के बाद शाहवेज़ ने संजीदगी से कहा। सेकंड एनिवर्सरी मनाने का इससे बेहतर आइडिया मेरे पास नहीं था, शाहवेज़ ने मुस्कुराते हुए बताया। आज इनकी शादी की दूसरी सालगिरह थी, कैसे याद रहा? क्या वो कबूल कर चुका है इनके रिश्ते को, यानी वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए थे यहाँ? शाहवेज़ अभी तक इसे मुस्कुरा कर देख रहा था, जबकि वो इसे हैरत और बेयकीनी से देख रही थी। पूरी आंखें खोली वो इसके तासुरात को एंजॉय कर रहा था, मगर एक आंसू बहुत आहिस्ता से इसके गाल पर से फिसलता चला गया। वह हैरान होने की बारी शाहवेज़ की थी। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? बहुत देर तक इनके बीच खामोशी छाई रही तो नबीहा ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। मैं समझ नहीं पा रही कि इस सब का मकसद क्या है, आपकी बढ़ती हुई अनायतों का मतलब क्या है? क्या ये सब तरस और हमदर्दी है? मेरी बीमारी में फ़िक्र करना, फिर यूनी की फ़ीस देना, और फिर सबके बीच मेरी मदद को बढ़ना, मम्मी डैडी की बरसी पर मुझे दिलासा देना, इस सब को मैं अगर तर्स का नाम दे भी दूँ तो आज की अनायत को क्या कहूँ? इस ढेर सारी महंगी तरीन शॉपिंग को क्या नाम दूँ? मैं जानती हूँ कि ये सब रहम या हमदर्दी में नहीं है। वो चंद पल के लिए रुकी। और मोहब्बत की गुंजाइश हमारे बीच कभी निकल नहीं सकती, क्योंकि मैं वाकई आपके काबिल नहीं। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बेवकूफ़ और कम अक्ल हूँ। पहनने ओढ़ने का मुझे कोई ख़ास सेंस नहीं है, जबकि आपको बावकार और पुरएतमाद और ज़हीन लड़कियाँ अट्रैक्ट करती हैं। आपकी तमाम गर्लफ्रेंड्स में मैंने यही खूबियाँ नोट की हैं। इसलिए आपकी पसंद जाने के बाद मैंने आपके साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखना छोड़ दिए थे। मुझे अपनी हैसियत और औकात का अच्छी तरह पता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके कोई जॉब तलाश कर लूँ और आपके घर से चली जाऊँ। अब वापस पाकिस्तान जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वहाँ भी अकेले रहना तो यहाँ पर ही मैं सेटल हो जाऊँगी। पहली बार उसने शाहवेज़ के सामने इतने मतवाज़न लहजे में बात की थी, और पहली बार वो इसके सामने लाजवाब हुआ था। वो बस खामोशी से इसे देखता रहा। जब बहुत देर तक वो कुछ ना बोला तो उसने मज़ीद कहा, बहुत दिनों से कोई लड़की नहीं आई, तो क्या आप? वो झिझक कर रुक गई। न जाने वो क्या बात करने वाली थी। क्या ये सब कीमत है मेरे वजूद को हासिल करने का मुआवजा?
लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हमारे बीच जो रिश्ता है, इसके बाद भला मैं क्या मज़ाहमत करूँगी आपके सामने। इसलिए मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ख्वाबों से निकल कर बगैर सहारों के रहना मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है। इसलिए मेरे लिए ये सब मत करें कि मैं फिर से उम्मीदें बांध लूँ आपसे। बहुत मेहनत से मैंने अपनी ज़ात की कीर्तियाँ समेटी हैं, अब की बार अगर मैं बिखरी तो शायद फिर मुमकिन नहीं होगा खुद को समेटना। आपकी तलब इस सब के बगैर भी पूरी हो सकती है, मुझे गिराए झुकाए और तोड़े बगैर भी। बहुत धीमे लहजे में अटक अटक कर इसने शाहवेज़ की समातों में पिघला हुआ शीशा अंडेला था। चलो वापस चलें। बहुत देर तक साख बैठने के बाद इसने स्पाट लहजे में कहा। नबीहा ने इसके चेहरे पर अपनी बातों का असर तलाशना चाहा, मगर इसका चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। तो बेटा जो तू कितना है उसका यही अंजाम है ना, उसकी जो साइकी तुमने डेवलप किया, जो अपना इंप्रेशन डाला है, तो वो उसका यही इलाज होना था ना। अब वो तू उन्हें जुतियाँ मारी जाते अगर तेन फुलों के हार पाई जाए, इदा तो नहीं होता ना। उन्हें भी तेन अगर जुतियाँ के हार ही पाने से, लेकिन वो तो बेचारी फिर तेन कुछ नहीं कहती, अल्लाह मीने दी भोली गाय। पिछले 4 घंटों से वो बेड पर चित लेटा हाथों को सर के पीछे रखे छत को घूर रहा था। इसके चेहरे पर इज़्तिराब और माथे पर सोचों की बेशुमार लकीरें थी। बार बार इसके जहन में इसके चंद घंटे कबल के अल्फाज हथौड़े की मानित बरस रहे थे, जिससे हर बार नए सिरे से इसकी अजियत में इजाफा हो जाता। आज इस लड़की ने इसे आईना दिखाया था जिसमें अपनी मकरूह शक्ल देखने के बाद इसे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल लग रहा था। वो शाहवेज़ हसन था, अपने माँ बाप का लाडला इकलौता बेटा, एक बिगड़ा हुआ रईसज़ादा। गुस्सा और ज़िद इसकी फितरत में थे। अपनी मर्ज़ी के बगैर एक काम भी वो कबूल नहीं करता था। यहाँ तक कि बचपन में अगर अपने किसी खिलौने को एक बार नापसंद कर देता तो उठाकर बाहर फेंका था, और फिर अगर इसे वो अपने प्ले रूम में नज़र आता तो वो इसे खिलौने के छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी दानिश में इस खिलौने को दोबारा नज़र आने की सज़ा देता था। शहरियार हसन ने इसे आग करने की धमकी न दी होती तो वो कभी इस निकाह के लिए राज़ी ना होता। वो जानता था कि जितनी अय्याशी वो बाप के पैसों पर करता, खुद से अपने पैसे कमाने के लिए अभी से बहुत साल दरकार थे। इसलिए इसने इनके सामने हथियार डाल दिया। लाहौर से वापसी पर सारा रास्ता वो बस ये सोचता रहा कैसे इस लड़की से पीछा छुड़ाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि वो खुद से तलाक की बात करे। फिर स्कर्दों में इसके दोस्तों ने हल बता ही दिया कि वो इसे अपने साथ इंग्लैंड ले जाए और वहाँ ऐसा सलूक करे इसके साथ कि एक दिन तंग आकर वो खुद इसे छोड़ जाए। इस तरह वो बच जाएगा डैड के गुस्से और आग वाली तलवार से। फिर इसने ऐसा ही किया। सबसे पहले तो इसने माँ बाप को किसी तरह मना ही लिया रिसेप्शन की तकरीब मुलतवी करने के लिए। इसका ख्याल था कि जब एक रिश्ता निभाना ही नहीं तो रिश्ते ऐलान का कोई जवाब नहीं बनता। इसे यहाँ बुलाने के बाद इससे जितना बुरा सलूक वो कर सकता था इसने किया। घर के काम करवाना, मारना पीटना, गालम गलोच तंज करना, ये सब इसके प्लान का हिस्सा था। इसने सोचा था कि वो इसे इतनी अजियत देगा कि वो वापस जाने पर मजबूर हो जाएगी, मगर हर रात बेइज्जती करवाने के बाद अगली सुबह वो इसी सुकून और सब्र के साथ काम कर रही होती। नबीहा की इस सुकून से चिड़ होती थी, इसलिए अगली बार वो इसके साथ और भी ज़्यादा बुरा करने का फैसला करता, मगर वो हर वार के बाद इसे पुरसकून झील की मानी लगती थी, जिसमें जितने भी पत्थर फेंक दिए जाए वो अंदर जमा होते जाते हैं मगर ऊपर सुकूत ही रहता है। सिर्फ चंद लम्हों के लिए पानी में इत्याश पैदा होता है, वो भी कुछ घंटे रोती भी लगती और फिर ठीक हो जाती। इसके रोने से बहुत सुकून पहुँचता था कि चलो चंद घंटों के लिए से कुछ तो तड़प रही है। वो बहुत ही गंदा आदमी से कि जो दूसरों को दुख पहुँचा के तो तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई हो रही है, दौर लाना तेरे थे। एक चीज़ जो इसके प्लान में शामिल नहीं थी वो शाहवेज़ का इसके हसूल की ख्वाहिश रखना था। ये ख्वाहिश कम होने की बजाय वक्त के साथ साथ बढ़ती गई थी। इसी वजह से वो रोज़ अपने साथ किसी नई लड़की को लाता था कि शायद वो कामयाब हो सके इस ख्वाहिश को दबाने में। इन गर्लफ्रेंड्स का मकसद नबीहा को जताने से ज़्यादा खुद को समझाना तक वो इन बेबाक लड़कियों के पासिंग भी नहीं है। इनके सामने सिफर है, मगर एक लड़की जो दिन रात आंखों के सामने रहती हो, जिस पर पूरा पूरा हक भी हो, इससे निगाहें चुराना शाहवेज़ जैसे मर्दों के लिए आसान नहीं होता। जिस रात वो बुखार में तप रहा था, इस रात भी ईशा के साथ इसकी लड़ाई की वजह वही थी। न जाने कैसे इसके मुंह से ईशा की बजाय बिया निकला था और इसका अगला जुमला ईशा के साथ साथ इसे खुद भी साफ कर गया। इसे याद भी याद था क्या कहा था इसने ईशा को मुखातिब करके, बिया मुझे यकीन था कि तुम्हारे बाल भी तुम्हारी तरह हसीन होंगे और आज मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी। तुम्हें आखिरकार देख लिया मैंने बिना चादर के। इसका जुमला सुनकर ईशा इसे गालियाँ देती हुई कमरे से बाहर चली गई, जबकि वो हैरान परेशान लेटा सोचता रहा कि ये क्या बोल गया आज वो। ऐसा कैसे मुमकिन था? क्या वो इसके हवासों पर छाने लगी थी? क्या वाकई इसकी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि इसे खुले सर देखना? मगर क्यों? लाखों लड़कियां इसके इर्द गिर्द बेहिजाब घूमती थी, फिर वो इस आम सी लड़की में क्यों दिलचस्पी ले रहा था? वो इन सारे सवालों के जवाब अभी सोच ही रहा था कि वो आ गई वहाँ इसकी फ़िक्र में घुलती हुई। इसे बेसाख्ता गुस्सा आया था इस पर। इसकी वजह से ईशा नाराज़ होकर चली गई। वो लड़की इसे गिराना चाहती थी, इसे हराना चाहती थी, और वो मर्द होकर कैसे बर्दाश्त करता अपनी हार, कैसे झुकता हुआ एक आम सी लड़की के आगे। इसलिए इसने गुस्से से फ़ौरन कमरे से चले जाने को कहा, इस डर से कि कहीं वो अपने मूज़ और जज्बों के आगे मजबूर होकर इसके सामने झुक न जाए। मगर वो भी इस दिन शायद पक्का इरादा कर चुकी थी इसे दवा खिलाने का। इसके तासुरात जानने के लिए ही जानबूझकर इसने बीवी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। न जाने कि वो जानना चाह रहा था कि वो किस जज्बे के ज़ेर असर इसकी इतनी फ़िक्र करी है, मगर वहाँ हमेशा की तरह सादगी नज़र आई थी इसे।
और फिर जब दवा खिलाने के बाद वो जाने लगी तो बेसाख्ता से इसने रुकने का कहा और इसकी मोहब्बत की नन्ही सी कोमल फूटी थी और इस अनहोनी से अनजाने इसकी नरम उंगलियों के लम्हे से सरशार होता रहा था। और फिर एक दिन इसके सुकून और सब्र की वजह समझ में आ ही गई थी इसे। तवक्कल, खामोशी और अल्लाह का जिक्र। वो घर वापस आया जब वो इसे लाउंज में बैठी जैसे से किसी किताब को पढ़ती नजर आई थी। इसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो इतनी मगन थी कि इसे इसके आने का भी एहसास नहीं हुआ। इसकी सहरज़दा आवाज़ ने इसके कदम जकड़ लिए थे। वो मध्यम आवाज़ में एक सतर को दोहरा रही थी। बार बार इसके अंदर के मुसव्वर ने इस मंजर को अपने जहन के कैनवस पर उतारा था। जब गैलरी में इस पेंटिंग को डिस्प्ले किया गया तो इसके प्रोफेसर ने इस पेंटिंग को बेइंतहा तारीफ़ की थी और इसे एक मास्टरपीस करार दिया था। और साथ साथ वो पेंटिंग इससे ख़रीदने की बात भी की थी। न जाने क्यों इसने इसी लम्हे इनकार कर दिया और कहा था कि ये पेंटिंग किसी को बेचना नहीं चाहता। क्यों? वो ख़ुद भी अपनी कैफियत समझ नहीं पाया था। फिर इसी रात जब इन लड़कों का गुस्सा इस पर निकाला तो सारी रात वो बेचैन रहा और इसके हाथ में कटने के निशान देखकर वो हकीकतन परेशान हुआ था। इस वक्त तो वो नहीं समझा था इन निशानात की वजह, मगर जब क्लिनिक में नबीहा ने वजह बताई तो शर्मिंदगी के ज़रिए असर इसने अपने दिए ज़ख्मों पर अपने लबों से मरहम रखना चाहा था। बहुत गैर महसूस अंदाज में वो इसे अपने घर और यूनी में नोट करने लगा। यूनी में वो हमेशा इसे खामोश और तन्हाई नजर आई थी। जब पहली बार इसने लोगों के मुंह से नबीहा के लिए साइको का लफ्ज़ सुना तो इसका दिल चाहा कि वह सबकी ज़ुबानें काट दे, लेकिन इसकी फ़ीस के पैसे खोने पर इसे वो वाकई पागल और बेवकूफ़ी की हद तक सादा लगी थी। इस दिन एक बार फिर इसने अपने आप को सरजनिश की थी जब इसने इसे शर्मिंदगी के ज़रिए से सॉरी बोला था। अपने तलख रवैयों के लिए अपनी सॉरी पर नबीहा के साथ साथ वो खुद भी हैरान और परेशान था। ये क्या हो रहा था इसे? जब वो इसके गुस्से पर सहम जाती तो बहुत अजीब से एहसास होते थे जिन्हें वो कभी कोई नाम नहीं दे पाया था। और जब वो बालकनी में इसके कंधे पर सर रख कर रो रही थी अपने मम्मी डैडी को एक बार फिर इस शिद्दत से इसका दिल चाहा कि इसके बालों को देखने का। महरम रिश्ता होने के बावजूद भी आज तक इसने से खुले सर नहीं देखा था कभी। वो हैरान हुआ था और फिर पता नहीं कितने जतन करके इसने अपनी इस ख्वाहिश को दबाया था दोबारा। और शादी की सालगिरह मनाने का प्लान भी इसने इसी वक्त बना लिया था। और इस वक्त इसके ज़मीर ने इसे 1000 गालियाँ दी थी जब इसे पता चला कि वो इसके घर में रहते हुए बेशुमार दौलत और आसाइशों के बावजूद इतनी महदूद ज़िंदगी गुजार रही थी। यहाँ तक गर्म कपड़े लेने के लिए भी इसे अगले माह का इंतज़ार करना पड़ रहा था। इस वक्त इसका वाकई दिल चाहा वो खुद को ख़त्म कर ले। शर्मिंदगी के एहसास को कम करने के लिए इसने इसे शॉपिंग करवाई थी, मगर पानी के किनारे बैठे हुए इसने जो बातें इससे की थी वो इसे पानी पानी कर गई। अगर वो इसको भी सपना कहती तो कुछ लम्हों बाद वो इसे इस सदी की सबसे बड़ी अनहोनी का एतराफ़ करने वाला था, अपनी मोहब्बत का, अपने जज्बों का इजहार। मगर इसकी सब बातें सुनकर शाहवेज़ को यही लगा वो कभी इसका एतबार नहीं करेगी और वो इसकी आंखों में बेतबारी नहीं देख सकता था। ये सब सुनने के बाद अपनी बेबाक और निडर फितरत के बावजूद इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने जज्बों का इजहार करता। हाँ, शायद वो ठीक ही सोच रही थी मेरे बारे में। इसने दुखती कनपटी को दबाते हुए सोचा, जैसा मैं हूँ, जैसा मैंने अपने आप को शो करवाया, इसके सामने वो बिल्कुल वैसे समझती है मुझे, नफ़स का गुलाम। इसका पसंदीदा मशगला औरतों के जज्बात से खेलना। मगर मैं कैसे से यकीन दिला पाऊँगा कि मेरे दिल में इसके लिए कोई खोट नहीं, सिर्फ सच्चा जज्बा, मोहब्बत का जज्बा, इज़्ज़त का जज्बा। इतने महीनों से मैं इसकी हकीकत को तस्लीम करने से भागता रहा, अपने ही दिल को बुरा भला कहता रहा, मगर अब थक चुका हूँ मैं खुद को छुटलाते। इसने थकी थकी सांस ली। कैसे मैं इसकी इस गलतफहमी को दूर करूं कि मुझे इसकी मोहब्बत चाहिए, इसकी रूह ना कि इसका वजूद। इसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं इसे गिराने, झुकाने या तोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तो खुद झुक चुका हूँ, घुटने टेक चुका हूँ इसके सब्र और खामोशी के आगे। इसे बिखरता हुआ देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में, मगर शायद वो कभी मेरा एतबार नहीं करेगी और कभी भी नहीं। बहुत मुश्किल है ये, बल्कि नामुमकिन, क्योंकि वो जानना चाहती है मुझे छोड़कर, मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर। क्या मैं इसे रोक पाऊँगा? क्या अब इसके बगैर रह सकता हूँ मैं? कितना आदी बना चुकी है मुझे वो अपना। इसका आदी हो चुका हूँ मैं, किसी ड्रग की तरह, वो जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आदी बनाती है इंसान को अपना। नहीं, ये अब मुमकिन नहीं है मेरे लिए कि मैं इसकी मोहब्बत की तलब से दस्तबरदार हो जाऊँ। शाहवेज़ हसन को इस डर ने सारी रात बेचैन किए रखा कि अगर वो इसे छोड़ गई तो। बहुत अच्छा बेटा, बंदा दादा करतूत ही ना करे कि बाद विच डर खौफ हो उन्हें कोई। नया सेमेस्टर शुरू हुआ तो वो दोबारा यूनी में मसरूफ़ होगी। शाहवेज़ ने इस दिन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो वो मज़ीद उलझ गई। आखिर वो चाहता क्या था? शाहवेज़ के मामूलात बदल चुके थे। अब ज़्यादातर वो खामोश रहता। बहुत बार नबीहा को वो सोचती हुई नज़रों से इसे देखता महसूस हुआ था, जैसे वो किसी फ़ैसले पर पहुंचना चाहता हो। इसकी गर्लफ्रेंड्स की आमद भी ना होने के बराबर हो चुकी थी। कई मरतबा नबीहा ने इसे फ़ोन पर लोगों को बहाने से टालते सुना था। नबीहा को अपने टाइपोग्राफी के प्रोफेसर विलियम्स ने बहुत मुतासिर किया था। 60 साल के शफीक, मेहरबान और काबिल प्रोफेसर विलियम्स की क्लास में हर स्टूडेंट की राय को अहमियत देते थे। इनके दिए हुए एतमाद का नतीजा था कि बीहा, जो बाकी लेक्चर्स के दौरान खामोश रहती, इनके लेक्चर में अपने ख्यालात का खुलकर इजहार करती। वो भी इसके बताए हुए पॉइंट्स को बहुत सराहते थे। इन्होंने पूरी क्लास को कह रखा था कि अगर इनके सब्जेक्ट में किसी को कोई भी मसला हो तो बिला झिझक इनके ऑफिस में आकर इनसे डिस्कस कर सकता है।
आज इसने इनके ऑफिस में जाने का सोचा क्योंकि लेक्चर के बाद पूरी क्लास अपने मसले लेकर बैठ जाती है और इसे मौका ना मिलता बात करने का। पहले तो वो तसब्सब का शिकार हुई कि इसके ऑफिस जाए या नहीं, मगर फिर ये सोचकर मुतमईन हो गई कि वो बहुत अच्छे और स्टूडेंट के साथ ताउन करने वाले हैं। हिम्मत करके वो आ ही गई, मगर वो ये नहीं जानती थी कि आज के बाद वो किसी पर एतबार करने के काबिल नहीं रहेगी। यस, दस्तक देने पर इजाज़त मिली तो अंदर दाखिल हुई। पूरे एतमाद कदमों से चलती हुई वो कमरे में रखी टेबल के नज़दीक चली आई। सर, मुझे असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करना था। इनके इशारे पर कुर्सी पर बैठते हुए इसने आने का मकसद बताया। फिर इसने एतमाद से अपनी सारी उलझनों को इनके सामने बयान कर दिया। इस अरसे में वो खामोशी और गौर से इसकी बात सुनते रहे। ओहो डियर, तुम तो बहुत परेशान लग रही हो इस छोटी सी बात को लेकर। जस्ट रिलैक्स। इसकी बात पूरी सुनने के बाद इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पहले ये बताओ कि कॉफ़ी पियोगी या चाय? इनकी पेशकश पर नबीहा ने फ़ौरन इनकार किया था, मगर इन्होंने एक बात भी सुने बगैर कॉफ़ी मंगवा ली। आओ वहाँ सोफ़े पर आराम से बैठकर बात करते हैं। कॉफ़ी आने पर इन्होंने कमरे के कोने में रखे सोफ़े की तरफ इशारा किया। इसे सब बहुत अजीब सा लग रहा था, मगर वो अपने इतने सीनियर प्रोफेसर को इनकार भी नहीं कर सकती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उठी और सिंगल सोफ़े पर बैठ गई, जबकि वो डबल सोफ़े संभाल चुके थे। इनके स्टार्ट करने पर इसने कप उठा लिया और घूंट घूंट पीने लगी। वो भी कॉफ़ी पीते हुए बहुत गौर से इसको देखते रहे। सर प्लीज़ अब डिस्कस कर लें, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। जब बहुत देर तक वो कुछ ना बोले तो इसने डरते डरते कहा। ऐसे अब इस माहौल से वहशत होने लगी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे एक बात है कि तुम्हारी आंखों में बहुत कशिश है। इन्होंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। न जाने इनके लहजे में क्या था कि इसने चौंक कर इन्हें देखा। अगले लम्हे से एहसास हुआ कि इसने यहाँ अकेले आकर कितनी संगीन गलती की है। फौरी तौर पर इसने यहाँ से जाने का फ़ैसला किया। आई थिंक आई शुड गो नाउ। वो तेज़ी से उठी थी, मगर इसके हाथ मजबूती से जकड़े गए थे शिकारी के जाल में। नबिया को अपने होश गुम होते महसूस हुए, मगर अगले लम्हे इसने हिम्मत न हारने का फ़ैसला किया। अपना पूरा जोर लगाकर इसने इस बूढ़े भेड़िए को खुद से दूर धकेला और अगले लम्हे गरम गरम कॉफ़ी इसके मुँह पर उलट दी। वो चीख कर दूर हटा। इस एक लम्हे को निजात का आखिरी ज़रिया जानकर इसने तेज़ी से दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी थी। शुक्र इस वक्त कॉरिडोर खाली था, इसे किसी ने इस हालत में नहीं देखा था। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी सेकंड एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे विद न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।